Hello, students, and welcome to Prep IAS. I am Shubhangi Sharma, your faculty for History and Culture. Students, as a part of this particular series, we are conducting a crash course for your UPSC CSC prelims, and the topic for this particular video is going to be the working class movements. Now, students, in our last lecture, I had spoken to you about the trends that were dominating the decade of 1920s with respect to the freedom struggle. हम देखते हैं 1920s में अगर हम आईएनसी की बात करें तो लीडरशिप में हमारे पास कौन है? लीडरशिप में हमारे पास बैठे हैं गांधी। उसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं 1920s के अंदर हमारे पास होता है सेकेंड फेज ऑफ रेवोल्यूशनरीज का उदय। तो हम इस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि क्या हो रहा है। हमारे पास में रेवोल्यूशनरीज का जो है सेकेंड फेज आ रहा है। और ये क्यों आ रहा है स्टूडेंट्स? क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये गांधीयन स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स जो है उससे डिसल्यूजन हो गए हैं, और उसके अलावा ये सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है। और इसके तहत हम देखते हैं बंगाल, यूनाइटेड प्रोविंसेस, पंजाब, बिहार, इनके अंदर फिर से रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ होने लग जाती हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो तीसरा ट्रेंड है जो 1920s के डेकेड से फ्रीडम स्ट्रगल को डोमिनेट करने लगता है वो है राइज ऑफ लेफ्ट इन इंडिया। लेफ्ट की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था कि ये दो ब्रांचेस के अंदर टूटा हुआ है। दैट इज organizations that have a core communist ideology and then organizations that have more of a socialist ideology. सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से एक तो हमारे रेवोल्यूशनरीज इंस्पायर हो रहे हैं, उसके अलावा हम देखते हैं स्टूडेंट्स आईएनसी का जो लेफ्ट विंग है जो सोशलिज्म से प्रभावित है, उसके अंदर हमारे पास लीडर्स हैं जैसे कि जवाहरलाल नेहरू एंड देन वी हैव सुभाष चंद्र बोस। कम्युनिस्ट ट्रेंड की अगर हम बात करें तो इसके तहत हम देखते हैं कि सीपीआई का फॉर्मेशन होता है, और ये जो सीपीआई है ये कॉमिंटर्न या फिर कम्युनिस्ट इंटरनेशनल जो है उनके रेगुलेशन से डोमिनेटेड है। वो जो इनको डायरेक्टिव्स देते हैं उनके अंडर चलती है सीपीआई। तो ये डिस्कशन हमने किया था। इसमें स्टूडेंट्स एक कॉमन चीज जो मैंने आपको लेफ्ट को लेकर बताई थी वो ये थी कि लेफ्ट जो है किसके लिए काम कर रहा है? गरीब तबके के लिए काम कर रहा है। और इस कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं जो भी हमारी लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं वो किन किन चीजों को सपोर्ट कर रही हैं? वो पेजेंट मूवमेंट्स को सपोर्ट कर रही हैं, उसके अलावा वो वर्किंग क्लास के जो मूवमेंट्स हैं उनको सपोर्ट कर रही हैं, और उसके अलावा जो कास्ट बेस्ड मूवमेंट्स हैं ये इनको सपोर्ट कर रही हैं। कास्ट बेस्ड मूवमेंट्स के लिए स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि इनका डिस्कशन हम ऑलरेडी सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स में कर चुके हैं, और अब हम आज के लेक्चर में जो है वर्किंग क्लास मूवमेंट्स देखेंगे जिनको लेफ्ट का सपोर्ट भी मिलता है। और हम देखते हैं खास करके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में हमारे देश के अंदर वर्किंग क्लास अपने आप को ट्रेड यूनियंस के अंडर ऑर्गेनाइज करने लग जाती है, और उसके तहत सरकार से और अपने फैक्ट्री ओनर से अपनी डिमांड्स पूरी कराती है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर है इसका फोकस रहेगा टुवर्ड्स द वर्किंग क्लास मूवमेंट्स इन इंडिया। वर्किंग क्लास मूवमेंट की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो ये दो कैटेगरी के अंदर तोड़ा जा सकता है। इसके अंदर आते हैं आपके लेबर मूवमेंट्स जो कि एक जेनेरिक टर्म हो गई, और उसके साथ हमारे पास आते हैं ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स जो कि एक स्पेशलाइज्ड कैटेगरी है लेबर मूवमेंट की। अगर हम सिर्फ लेबर मूवमेंट बोलें तो लेबर मूवमेंट के अंदर आपके पास किसी भी टाइप की लेबर हो सकती है, चाहे वो आपके पेजेंट्स हो गए, चाहे वो आपके पास में प्लांटेशन पे काम करने वाले हो गए, चाहे आपके पास फैक्ट्री या इंडस्ट्री में काम करने वाले हो गए। ट्रेड यूनियन की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें स्टूडेंट्स तो एक तो इसके अंदर आपको प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मिलेगा जिसमें हमारे पास जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं वो अपने आप को एक यूनियन के अंदर एसोसिएट करते हैं, उनको प्रॉपर फीस देनी पड़ती है, और इसके तहत ये अपने लिए अपना फ्यूचर डिटरमाइन करते हैं वाया कंसिस्टेंट मीटिंग्स। तो ट्रेड यूनियन की जो स्पेशलाइजेशन है ऑल टुगेदर ये इंडिया में हमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद देखने को मिलती है। इससे पहले हम देखते हैं कि लेबर मूवमेंट्स तो हमारे देश में काफी हो रहे हैं, लेकिन ये सब के सब अनऑर्गेनाइज्ड लेबर मूवमेंट्स हैं।
इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स हम लोग वर्किंग क्लास मूवमेंट का डिस्कशन अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस चीज पर फोकस करेंगे कि क्या गवर्नमेंट ने कभी वर्किंग क्लास या जो हमारे पास लेबर है उसके काम को रेगुलेट करने के लिए कभी कोई एक्ट्स पास करी थी क्या। इसका जवाब है हाँ स्टूडेंट्स। और इस कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे कि फैक्ट्री लेबर के लिए हमने कुछ अर्ली रेगुलेशंस निकाली थी इन द नेम ऑफ इंडियन फैक्ट्री एक्ट्स। इंडियन फैक्ट्री एक्ट्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास दो मेजर फैक्ट्री एक्ट हैं, एक 1881 की है और दूसरी 1891 की है। वन बाय वन इनके प्रोविजंस देखते हैं। इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1881 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये मेजरली जिस चीज पे फोकस कर रही है वो है आपकी प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड लेबर। और इसके अंदर उन बच्चों को डील किया जा रहा है जो 7 से 12 साल की उम्र के होते हैं। इसके तहत स्टूडेंट्स आप देखेंगे कुछ सिग्निफिकेंट प्रोविजंस लिए जाते हैं चाइल्ड लेबर को कंट्रोल करने के लिए। सबसे पहले तो ये डिसीजन लिया जाता है कि 7 साल से नीचे के जो बच्चे हैं उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं दी जाएगी। इसके अलावा 7 साल से ऊपर के भी जो बच्चे हैं, 7 से 12 की उम्र के जो बच्चे हैं, वो एक दिन में सिर्फ 9 घंटे काम करेंगे। इसके अलावा हर बच्चे को महीने के अंदर 4 छुट्टियां मिलेंगी। और उसके अलावा 7 से 12 साल की उम्र के जो बच्चे हैं इनको हजार्डस मशीनरी जो है इसके पास में काम नहीं करने देंगे या फिर उस मशीनरी को प्रॉपरली फेंस ऑफ किया जाएगा। तो यहाँ पे 1881 की जो हमारी फैक्ट्री एक्ट है इसका फोकस किस पे है तो वर्किंग क्लास पे, लेकिन उसमें स्पेशलाइज्ड फोकस है टुवर्ड्स चाइल्ड लेबर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास आती है इंडियन फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1891। ये जो एक्ट आती है स्टूडेंट्स इसके अंदर आप देखेंगे हमारा दोबारा फोकस जो है फिर से चाइल्ड लेबर के ऊपर है। और उसके अलावा हम कुछ रिफॉर्म्स विमेन लेबर के लिए भी लेकर आ रहे हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स आप देखेंगे चाइल्ड लेबर के तहत चाइल्ड की जो मिनिमम एज है एम्प्लॉयमेंट के लिए उसको 7 से बढ़ा के 9 साल का कर दिया जाता है। तो यहाँ पे अब 9 साल से नीचे का जो बच्चा है उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं दी जाएगी। मोर ओवर इनके मैक्सिमम वर्किंग आवर्स को रिड्यूस करके 7 घंटे कर दिया जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि विमेन जो हैं उनके लिए भी कुछ रेगुलेशंस आते हैं 91 की फैक्ट्री एक्ट में, जिसके तहत हम देखते हैं कि विमेन के वर्किंग आवर्स को 11 घंटे पर डे कर दिया जाता है। और ये बेसिकली इन्होंने कम किया है, ठीक है। और इसके अलावा उनको काम के बीच में 1.5 आवर का इंटरवल दिया जाता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो एकदम हैरानी की बात है वो ये है कि अगर हम लेबर की बात करें तो उसमें कितने ही चाइल्ड होंगे और कितनी ही विमेन होंगी। ज्यादातर जो लेबर है एक्चुअली वो कौन है, दीज आर मेन एंड दीज आर अडल्ट मेन। तो आप देखेंगे इन दोनों ही फैक्ट्री एक्ट के अंदर डेलिबरेटली मेन के जो वर्किंग आवर्स हैं या उनको लेके जो रेगुलेशंस हैं वैसा कुछ भी प्रोविजन नहीं आया। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं एक वीकली हॉलिडे फॉर ऑल जो है इसका प्रोविजन इंडियन फैक्ट्री एक्ट के अंदर दे दिया गया। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि भाई इन दोनों एक्ट्स की अगर हम बात करें तो वर्किंग क्लास में कुछ रेगुलेशंस तो लेकर आए जा रहे हैं पर ये काफी लिमिटेड है। लिमिटेड किस लिए हैं, क्योंकि ये सिर्फ बच्चों पे और औरतों पे अप्लाई होते हैं, जबकि जो हमारी मेजॉरिटी ऑफ लेबर है दिस इंक्लूड्स अडल्ट मेल लेबर और इनके राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास कोई भी प्रोविजन नहीं है स्टूडेंट्स। लेकिन हम देखते हैं कि आगे जाके हमारे पास एक और फैक्ट्री एक्ट आती है 1911 में, जिसका अमेंडमेंट होता है 1922 में। 1911 की जो फैक्ट्री एक्ट आती है इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो अडल्ट वर्किंग पॉपुलेशन है इनके भी वर्किंग आवर्स के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं और इनके वर्किंग आवर्स को 12 आवर्स पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, यानी कि आधा दिन जो है इनको काम करना है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि इनको एक दिन का कोई भी एक वर्किंग डे जो है उसकी छुट्टी भी मिल जाती है। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं फैक्ट्री एक्ट जो है हमारी इसका अमेंडमेंट होता है 1922 के अंदर और इसमें अडल्ट मेल जो हमारी पॉपुलेशन है इनके वर्किंग आवर्स को रिड्यूस करके 11 आवर्स कर दिया जाता है।
तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमने लास्ट दो स्लाइड्स में क्या देखा, हमने सबसे पहले ये देखा है कि क्या वर्किंग क्लास जो है उनके काम को लेके, उनकी वर्किंग कंडीशन को लेकर क्या कोई हमारे पास रेगुलेशंस हैं। थी तो सही स्टूडेंट्स, लेकिन स्टार्टिंग की सिर्फ चाइल्ड लेबर के अंदर या विमेन लेबर के अंदर डील कर रही थी। आगे जाके मेल के लिए वर्किंग आवर्स की तो रेस्ट्रिक्शन आई है, लेकिन वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, सैलरी का एप्रिसिएशन कैसे होना चाहिए, ये सारी चीजें कोई भी हम देखते हैं गवर्नमेंट एक्ट डोमिनेट नहीं कर रही है। इसीलिए हम देखते हैं वर्किंग क्लास को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता था। इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स अब हम ये देखते हैं कि हमारे देश के अंदर इंडस्ट्रीज का ग्रोथ कब हुआ, और उसके तहत तभी हम ये समझ पाएंगे कि इनके अंदर किस तरह की वर्किंग क्लास काम कर रही है और वो किस तरह के राइट्स की डिमांड करनी शुरू करती है। तो वर्किंग क्लास को समझने के लिए, उनके मूवमेंट्स को समझने के लिए पहले हमें उनकी वर्क प्लेस और उसकी ग्रोथ के बारे में समझना पड़ेगा। इस कॉन्टेक्स्ट में हम इस स्लाइड ऑनवर्ड्स ये देखने वाले हैं कि हमारे देश में इंडस्ट्रीज का ग्रोथ कैसे हुआ, और फिर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो लेबर काम कर रही है उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है। इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि हमारे देश के अंदर अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करें तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के तहत एक तो हमारी कॉफी और टी की प्लांटेशंस बनती हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स जब इंडिया के अंदर आते हैं तो उन्हें ये रियलाइज होता है कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव ईज के लिए और मिलिट्री डोमिनेंस के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को सुधारना पड़ेगा, और इस वजह से जो दूसरी इंडस्ट्री का हमारे देश में डेवलपमेंट होता है, दिस इज आवर रेलवे इंडस्ट्री। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि हमारे देश में एंशियंट पीरियड से ही जो एक इंडस्ट्री बहुत ज्यादा पॉपुलर है वो है हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के तहत हम देखते हैं कि कॉटन रिलेटेड इंडस्ट्रीज आती हैं। उसके अलावा हमारे पास जूट की भी इंडस्ट्रीज आती हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं कि भाई कौन सी टी और कॉफी की इंडस्ट्रीज बनी, रेलवे के तहत कौन सी इंडस्ट्रीज बनी, और टेक्सटाइल के तहत कौन सी हमारी फैक्ट्री या कंपनीज बन रही हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स प्लांटेशंस की बात करते हैं। इसमें डोमिनेट करते हैं ब्रिटिशर्स, और वो 1839 के अंदर एक अर्ली कंपनी बनाते हैं जिसका नाम है असम टी कंपनी। ये स्टूडेंट्स नाम से ही हमें पता चल रहा है कहां पर इस्टेब्लिश हो रही है, ये असम के अंदर इस्टेब्लिश हो रही है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि साउथ इंडिया में भी 1840 के आसपास कॉफी प्लांटेशंस शुरू हो जाती हैं, और ये प्लांटेशंस की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, इनके अंदर जो लेबर काम कर रही है वो पब्लिक के नज़र से बहुत दूर होती है। प्लांटेशंस ऐसा तो है नहीं कि आप कोई सिटी में चल रहे हैं, चलते चलते आपको टी प्लांटेशन या कॉफी प्लांटेशन मिल गई। ये दूर दराज के एरियाज में होती थी, बड़ी बड़ी लैंड्स चाहिए आपको इन प्लांटेशंस को करने के लिए, और इस वजह से जो लेबर यहाँ पर काम कर रही थी, इनके साथ ये ब्रिटिश प्लांटेशन ओनर्स जो हैं बहुत ही ऑप्रेसिव बिहेवियर किया करते थे, इनके साथ बहुत बुरा बर्ताव होता था। इसके अलावा इनको पैसे भी ठीक से नहीं मिलते थे और इनकी लिविंग कंडीशंस बहुत बुरी थी। प्लांटेशंस के अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री इमर्ज हो रही है ये है हमारे रेलवेज। रेलवेज की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो आप देखेंगे कि पहली रेलवे लाइन इंडिया के अंदर ब्रिटिश द्वारा ही बनवाई गई 1853 के अंदर, और इसमें हम देखते हैं कि ये जो पहली लाइन है ये बॉम्बे से थाने के बीच में बनती है। इसके बाद में देयर इज नो लुकिंग बैक, और हम देखते हैं फर्दर रेलवे लाइन का एक्सपेंशन होता चला जाता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारी जो नेक्स्ट लाइन है वो कैलकाटा से रानीगंज के बीच के अंदर बनती है, और इसके बाद एकदम आप देखेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857 आने के बाद तो खास करके ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया ये लोग रेलवे ट्रैक्स बिछाने लग जाते हैं, क्योंकि रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद ब्रिटिशर्स को ये रियलाइज होता है कि रेलवे ट्रांसपोर्टेशन का मिलिट्री पर्पसेस के अंदर बहुत सिग्निफिकेंस है, और इसीलिए बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं ये रेलवे लाइन को डेवलप करने के लिए। अब रेलवेज की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो इससे क्लोजली एसोसिएटेड है कोल की इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे हमारा जो इंजन है वो कोयले से ही चलता है।
एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि कोल प्रोडक्शन जो है वैसे तो 1775 के अंदर ही शुरू हो गया था, लेकिन पहली प्रॉपर कंपनी जो है वो 1843 में स्टैब्लिश होती है, जिसका नाम है बंगाल कोल कंपनी। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे, अगर हम टेक्सटाइल सेक्टर की बात करें तो टेक्सटाइल सेक्टर में कॉटन की जो इंडस्ट्री है, कॉटन इज डोमिनेटेड बाय इंडियंस, वेयर एज हमारे पास एक और कैश क्रॉप है दैट इज जूट, ये जो है हमेशा से यूरोपियंस के हाथ में रही है। इसके अलावा रेलवे ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में है, और प्लांटेशंस हमारी टी और कॉफी की जो हो गई वो भी ब्रिटिशर्स के हाथ में ही थी। कॉटन मिल्स की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो ये हमें बॉम्बे में देखने को मिलती हैं। जूट मिल्स की अगर हम बात करें तो ये हमें कलकत्ता में देखने को मिलती हैं, और आगे जाके इन दोनों के तहत काफी फैक्ट्रीज मद्रास के अंदर भी बनने लगती है इन दी लेट 19th सेंचुरी, यानी कि आपका 1870s 1880s में बनने लग जाती है। पहली कॉटन मिल की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो ये बॉम्बे में इस्टेब्लिश होती है 1854 में। इसको एक पारसी बिजनेसमैन जो है वो स्टार्ट करते हैं, और इस कॉटन मिल में 2 साल बाद यानी कि 1856 से जो है प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। जब ये पहली कॉटन की मिल बन जाती है तो इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि सिमिलर टाइप के डेवलपमेंट्स और सिटीज में भी होने लग जाते हैं, जैसे कि अहमदाबाद, कानपुर, शोलापुर एंड नागपुर। जैसा कि मैंने आपको बताया, कॉटन इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो इनके ओनर्स ज्यादातर इंडियंस हुआ करते थे। ऑन दी अदर हैंड स्टूडेंट्स, अगर हम जूट मिल्स की बात करें तो पहली जूट मिल जो है ये 1854 में एक स्कॉटिश एंटरप्रेन्योर जो है वो स्टार्ट करते हैं। यहां पर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, जूट जो है ये यूरोपियन ओनर्स के हाथ में होता था। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, इन प्लांटेशंस पे, रेलवे में, और इसके अलावा ये जो कॉटन और जूट की इंडस्ट्रीज हैं इनके अंदर आप देखेंगे जो लेबर रिक्रूट हो रही है उनको बॉन्डेज की कंडीशन के अंदर रखा जाता था, जिसे हम बदवा मजदूरी भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स। तो आप देखेंगे एकदम स्लेव टाइप कंडीशंस में इन्हें रखा जाता था। इनका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत बुरा था। वर्किंग आवर्स के ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है। चलो, अगर हम कॉटन की या जूट की इंडस्ट्रीज की बात करें तो ये तो फिर भी बॉम्बे कलकत्ता के अंदर है, लोगों की आंख के सामने चल रही हैं, तो अगर कोई बहुत बुरा बर्ताव होगा तो गवर्नमेंट भी देख रही होगी। लेकिन अगर हम टी और कॉफी के प्लांटेशंस की बात करें स्टूडेंट्स, तो ये इतने दूर दराज के एरियाज में होती थी कि यहाँ पर प्लांटर्स जो पेजेंट्स के साथ बर्ताव करते थे वो तो पब्लिक आई में आता भी नहीं था, और इनकी बहुत बुरी हालत हो रखी थी। कई बार तो आप देखेंगे कि इनके वर्किंग आवर्स पे कोई रेगुलेशन नहीं है, और इनसे पूरे दिन के ऑलमोस्ट मेजर पार्ट के अंदर काम करा लिया जाता था। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारे पास में जो है कुछ अर्ली मूवमेंट्स होते हैं वर्किंग क्लास के। इन अर्ली मूवमेंट्स की स्टूडेंट्स हम बात करें, अर्ली लेबर मूवमेंट्स की अगर हम बात करें तो ये किस वजह से हो रहे हैं? ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं क्योंकि तनख्वाह बहुत कम मिल रही है, वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा हैं, लिविंग कंडीशंस जो हैं वो बिल्कुल भी लिवेबल नहीं है, बहुत इनह्यूमन कंडीशंस में इनको रखा जा रहा है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे एज अ रिजल्ट ये लोग कभी कभी अपने आप को ऑर्गेनाइज करते थे, और अपने जो प्लांटेशन ओनर हो गए या जो फैक्ट्री ओनर हो गए इनके अगेंस्ट क्या करते थे? प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते थे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स, लेबर मूवमेंट के अंदर अपने पास कैटेगरीज हैं। लेबर मूवमेंट की अगर हम बात करें तो ये 2 कैटेगरी में तोड़ा जा सकता है, जिसमें एक तो अपना प्रॉपर ट्रेड यूनियन वाला मूवमेंट आता है, या फिर उसके अलावा हमारे पास सिंपली आते हैं हमारे वर्किंग क्लास के मूवमेंट्स। वर्किंग क्लास मूवमेंट की अगर हम बात करें, वर्किंग क्लास में भी लेबर की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो लेबर में तो कोई भी लेबर हो सकती है। लेबर में आपकी प्लांटेशन वाली हो सकती है, लेबर में आपके पेजेंट हो सकते हैं, इंडस्ट्री वर्कर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। ट्रेड यूनियन के तहत आप देखेंगे फैक्ट्री के जो वर्किंग क्लास है वो अपने आप को ठीक से ऑर्गेनाइज करती है, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन और ये स्ट्रेंथ हमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ही देखने को मिलती है।
इस वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले जो लेबर मूवमेंट्स होने वाले हैं स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा कंसोलिडेटेड नहीं है। मोर ओवर आप देखेंगे कि इनके सर पे किसी बड़े लीडर का हाथ नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम अर्ली लेबर मूवमेंट्स को ट्रेड यूनियन मूवमेंट से डिस्टिंग्विश करना चाहें, तो ट्रेड यूनियन के मूवमेंट्स जो हैं ये नंबर वन ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं। दूसरी बात, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ट्रेड यूनियंस एमर्ज होती हैं तो आप देखेंगे नेशनल लीडर्स जो हैं इनकी मदद करने आ रहे हैं। उसके अलावा इनकी मदद करने कौन आ रहे हैं? लेफ्ट के लीडर्स आ रहे हैं, जैसे कि सीपीआई वगैरह हो गई। जबकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले जो हमारे पास लेबर मूवमेंट्स हो रहे हैं ये बहुत ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड हैं। इसमें हमारे पास कोई स्पेसिफिक लीडरशिप नहीं है, specific leadership is lacking, and apart from that they do not have any outside support। तो इस वजह से पहले जो मूवमेंट्स हो रहे थे उनका नेचर क्या है? कुछ नहीं, कुछ पेजेंट्स हैं आपस में, उन्होंने बोला भाई हमारे साथ तो बहुत ऑपरेशन हो रहा है, तो उनके पास में जो भी था चाकू अपनी कर्ची उठाई और उन्होंने बोला कि भाई आज तो जाके इस प्लांटेशन ओनर का मर्डर करके आएंगे। एक ऑप्शन तो उनके पास ये है। दूसरा ऑप्शन है पीसफुली प्रोटेस्ट करें कि भाई नहीं हम तो नहीं काम करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस वे में काफी अनऑर्गेनाइज थे और आप देखेंगे इनको कोई बहुत ठोस रिजल्ट मिलते भी नहीं थे। इस कंपैरिजन में जब आप ट्रेड यूनियन की स्ट्राइक्स देखेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद तो इनको बहुत ठोस रिजल्ट मिलने लगते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे जो हमारे अर्ली प्रोटेस्ट हो रहे हैं इसके अंदर प्रोटेस्ट हम कैसे कर रहे हैं? या तो हम काम की जो साइट है वहां से भाग जाएंगे। भागने के अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कभी कभी ये क्या करते थे, कलेक्टिवली छोटा मोटा ग्रुप बनाते थे और अपने जो प्लांटेशन ओनर्स हो गए उनका मर्डर कर देते थे, तो छोटी मोटी वायलेंस हो जाती थी। या फिर उसके अलावा आप देखेंगे कि भाई अपना पैसिव रेजिस्टेंस के तहत काम करने से मना कर देते थे। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि कॉटन, जूट इंडस्ट्री और रेलवे, यहाँ के अंदर हमारे पास जो वर्कर्स बैठे हैं ये तो फिर भी पब्लिक गेज में होते थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि ये जो इंडस्ट्रीज हैं इनकी जो फैक्ट्रीज सेटअप हो रखी हैं वो लिटरली सिटीज के अंदर हैं। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम प्लांटेशन वर्कर्स की बात करें तो मैंने आपको बताया कि आइसोलेटेड एरियाज में होते थे और इसी वजह से हम देखते हैं कि इन लोगों को ज्यादा प्रताड़ित किया जाता था। अगर हम कॉटन, जूट और रेलवे के अंदर अर्ली स्ट्राइक्स की बात करें तो आप देखेंगे 1884 के अंदर हमारे को बॉम्बे कॉटन मिल के जो वर्कर्स हैं उनके तहत एक स्ट्राइक देखने को मिलती है जिसमें वो गवर्नमेंट से कम वर्किंग आवर्स की डिमांड कर रहे हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स आप देखेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमारे लिए एक लैंडमार्क इवेंट बनता है और इस इवेंट के बाद हम देखते हैं प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन के तहत जो है ट्रेड यूनियंस बनने लगती हैं। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि भाई ट्रेड यूनियन और वर्किंग क्लास मूवमेंट में डिफरेंस क्या होते हैं। ट्रेड यूनियन के अंदर स्टूडेंट्स हम देखते हैं ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं, बाकी लेबर मूवमेंट कम ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में जो ट्रेड यूनियन के मूवमेंट्स होंगे इनका एक तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर प्रॉपर है, उसके अलावा आप देखेंगे नेशनल लेवल के लीडर्स और लेफ्ट के जो लीडर्स हैं वो आके इनको सपोर्ट कर रहे हैं और इस वजह से इनके जो रिजल्ट्स हैं वो ज्यादा ठोस आते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में जो हमारे पास में लेबर ट्रेड यूनियंस बन रही हैं उनका डिस्कशन करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले क्या कोई एसोसिएशंस बनी थी। अगर हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद की ट्रेड यूनियन एसोसिएशंस की बात करें तो वहां पर हम देखते हैं उनसे पहले उनके कोई प्रीडिसेसर्स आए हुए हैं और उनके पद चिन्हों पर चल के ही जो है ये ट्रेड यूनियंस बनने वाली हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो हमें 1870s के डेकेड से दिखने लगती हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे बंगाल के अंदर हमारे पास जो वन ऑफ द अर्लीस्ट लेबर लीडर्स आते हैं इनका नाम है शशिपदा बैनर्जी, जो कि वर्कर्स के अंदर वेलफेयर एक्टिविटीज को इनिशिएट करते हैं। इसके तहत स्टूडेंट्स ये वर्किंग मेंस क्लब की फाउंडेशन करते हैं और वो एक मंथली जर्नल भी पब्लिश करने लगते हैं जिसका नाम है भारत श्रमजीवी, जो कि 1874 में शुरू हुआ था।
ये जो भारत श्रमजीवी है स्टूडेंट्स, ये जर्नल बंगाली लैंग्वेज में छापा जाता था और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, लोगों के अंदर वर्किंग क्लास के साथ जो प्रॉब्लम्स चल रही है उसके तहत जागरूकता लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे राजा राम मोहन रॉय ने जो ब्रह्मो समाज बनाया था, उसके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो भी वर्किंग क्लास के सपोर्ट के लिए आगे आते हैं। और इस कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं वो भी एक अर्ली ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसका नाम है वर्किंग मेंस मिशन, जो कि 1878 में बनाई जाती है। और इसका जो मेन रोल है वो ये है कि वर्कर्स जो हैं इनके अंदर मॉरल एजुकेशन इम्पार्ट करी जाए। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे ब्रह्मो समाज जो है आगे जाके वर्किंग मेंस इंस्टीट्यूशन भी 1905 के अंदर बना देते हैं। तो ये क्या है स्टूडेंट्स अपने पास में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले जो हमें थोड़ी बहुत एसोसिएशंस देखने को मिलती हैं जिनके अंदर थोड़ा स्ट्रक्चर है, उनका डिस्कशन हमने किया है। बंगाल के अलावा आप देखेंगे बॉम्बे के अंदर भी हमें इस तरह की एसोसिएशंस देखने को मिलती हैं। जैसे बंगाल में हमारे पास शशि पदा बैनर्जी एक मेजर लीडर आते हैं, उसी तरह से बॉम्बे के अंदर हम देखते हैं हमारे पास एक मेजर लीडर जो आ रहे हैं, इनका नाम है NM लोखंडे। NM लोखंडे जो हैं स्टूडेंट्स, ये कॉटन मिल वर्कर्स जो है इनके अंदर एक्टिविटी, इनके अंदर जो है जागरूकता लाने की, इनके वेलफेयर के लिए एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करने लगे थे सिंस दी 1880s। इसके तहत इन्होंने 1890 के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन भी फॉर्म करी जिसका नाम है बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन, जो इन्होंने 1898 में जो आगे जाके 1898 के अंदर एक जर्नल भी पब्लिश करना शुरू कर देती है जिसका नाम है दीन बंधु। और ये जर्नल ये लोग मराठी लैंग्वेज में पब्लिश करते हैं। तो जैसे भारत श्रमजीवी चालू किया शशि पदा बैनर्जी ने, उसी तरह से NM लोखंडे बॉम्बे में पॉपुलर हैं, कॉटन मिल वर्कर्स को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और उसके तहत अपनी जो उनका प्रकाशन चल रहा है दीन बंधु, उसके अंदर इनकी जो प्लाइट है उसको लोगों के सामने लेके आ रहे हैं जिससे लोग जागरूक हो पाए। NM लोखंडे के अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे बॉम्बे के एरिया में SS बंगाली भी काफी पॉपुलर लेबर लीडर रहे हैं, जो कि 1878 से वर्किंग क्लास की कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए जागरूकता फैलाने लगते हैं, काम करने लगते हैं। कुछ और जो हमारे पास इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले बॉम्बे के अंदर लेबर मूवमेंट के अंदर काम करने आ गई थी, दीज इंक्लूड बॉम्बे मिल हैंड्स डिफेंस एसोसिएशन। इसको स्टूडेंट्स बाल गंगाधर तिलक ने 1908 में बनाया था। इसके अलावा हमारे पास है कामगर हितवर्धक सभा जो कि 1909 में बनी थी। इसके अलावा हमारे पास है सोशल सर्विस लीग जिसको NM जोशी ने बनाया है, जो कि 1911 में शुरू हुई थी। स्टूडेंट्स NM जोशी की अगर हम बात करें तो ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लेबर लीडर्स होने वाले हैं। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में लेफ्ट मूवमेंट्स के राइज के टाइम बताया था कि ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स के तहत एक ऑल इंडिया लेवल ऑर्गेनाइजेशन बनती है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इसके फॉर्मेशन में भी NM जोशी बहुत बड़ा रोल निभाएंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया है स्टूडेंट्स, हमने अभी तक ये पढ़ा है स्टूडेंट्स कि इंडिया के अंदर लेबर मूवमेंट्स जो हैं वो कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हमने ये देखा कि क्या हमारे पास कोई ऐसी गवर्नमेंट एक्ट्स हैं जो कि वर्किंग क्लास जो है इनकी कंडीशंस के ऊपर कोई प्रोविजंस लेकर आ रही हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में हमने फैक्ट्री एक्ट्स देखी 1881 की, 1891 की, 1911 की और 1922 की। लेकिन स्टूडेंट्स ये जो गवर्नमेंट एक्ट्स थी इनकी कुछ लिमिटेशंस थी। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग की जो दो एक्ट हैं ये सिर्फ चाइल्ड लेबर और विमेन पे फोकस कर रही हैं। मोर ओवर आगे की एक्ट्स में जिसमें हम अडल्ट मेल लेबर को फोकस कर रहे हैं, यहाँ सिर्फ इनके वर्किंग आवर्स के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। यहाँ पर इनकी लिविंग कंडीशंस, क्या इनकी सैलरी में कभी हाइक आएगा, इस तरह के प्रोविजंस को इंक्लूड नहीं किया जा रहा। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमने ये देखना शुरू किया कि इंडिया के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो कैसे रहा है और किस तरह की इंडस्ट्रीज जो हैं हमारे को 19th सेंचुरी, लेट 19th सेंचुरी में खास करके देखने को मिलती है। इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि हमारे देश के अंदर
रेलवे, रेलवे के अलावा कॉटन, कॉटन के अलावा जूट, और जूट के अलावा हमारे पास है शुगर और टी की प्लांटेशंस। ये कुछ अर्ली इंडस्ट्रीज थी जिनका सेटअप हुआ। इसके बाद में स्टूडेंट्स मैंने आपको एक लैंडमार्क इवेंट बताया जो हो गया हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद आप देखेंगे हम प्रॉपरली ट्रेड यूनियंस का फॉर्मेशन देख रहे हैं, जबकि इससे पहले हमारे पास अनऑर्गेनाइज्ड लेबर मूवमेंट्स चल रहे हैं। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है ये हम ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। हमने इस पार्ट के तहत अनऑर्गेनाइज्ड लेबर मूवमेंट के तहत ये देखा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले कैसी कैसी स्ट्राइक्स हो रही हैं और किन इंडस्ट्रीज के अंदर स्ट्राइक्स हो रही हैं। मोर ओवर यहाँ पर जो लोग स्ट्राइक कर रहे हैं उनकी मांगे क्या हैं और क्या वो सक्सेसफुल हो पाते थे या नहीं। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमने क्या देखा? इसके अलावा हमने ये देखा है कि इंडिया के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले कौन सी जगह पर एसोसिएशंस आ रही हैं जो कि लेबर मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रही हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में हमने दो एरियाज की स्टडी करी, दैट इज बंगाल एंड बॉम्बे। बंगाल और बॉम्बे की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो बंगाल के अंदर हमारे पास कौन लीडर्स हैं? वी हैव लीडर्स लाइक शशिपदा बैनर्जी। बॉम्बे की अगर हम बात करें तो हमारे पास एक पॉपुलर लीडर है एनएम लोखंडे। उनके अलावा हमारे पास है एनएम जोशी जो कि सोशल सर्विस लीग बनाते हैं, और एनएम जोशी आगे जाके ऑल इंडिया लेवल पर जो ट्रेड यूनियन का ऑर्गेनाइजेशन बनेगा उसमें भी एक मेजर रोल इस्टेब्लिश करते हैं। तो ये तो स्टूडेंट्स हमने अभी तक का एक क्विक रिकैप कर लिया। अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और ये देखेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ट्रेड यूनियंस जो आ रहे हैं वो कैसे थे। इसको पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स हमारे माइंड में जो सबसे पहला सवाल आना चाहिए वो ये है कि भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम ऐसा क्या हो गया कि इसके जस्ट बाद हमारे को प्रॉपर ट्रेड यूनियन की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। सो बेसिकली स्टूडेंट्स हमने ऑलरेडी पीछे की कई क्लास में देख लिया है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद अपने साथ लेकर आया था क्या? इकोनॉमिक डिक्लाइन, इकोनॉमिक हार्डशिप्स। पोस्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पीरियड में हम देखते हैं रोजमर्रा का जो सामान है इसके पैसे बढ़ जाते हैं, इनकी प्राइसेस राइज कर जाती हैं। मोर ओवर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि सरकार जो है लोगों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगा रही है, और एट द सेम टाइम हम देखते हैं जो गरीब तबके के लोग हैं, जो हमारी वर्किंग क्लास हो गई, फैक्ट्री और इंडस्ट्री में जो काम कर रही है, प्रोडक्शन गिरने की वजह से इनकी तनख्वाह भी गिर गई। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि ये जो इकोनॉमिक हार्डशिप्स हम फेस कर रहे हैं ऑल टुगेदर, इसमें हम देखते हैं कि भाई प्राइसेस का राइज हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया एक्चुअल वेजेस कम हो रही हैं और उसके साथ साथ खाने की भी कमी पड़ रही है। और इस वजह से हम देखते हैं कि जो वर्किंग क्लास है वो आपस में यूनाइट होने लगती है और अब ये डिमांड करती है कि भाई हम जो है फर्दर एक्शन लेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि हमारे को कुछ रिलीफ दिया जाए। इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स आप देखेंगे पोस्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पीरियड के अंदर एक पहली स्ट्राइक होती है 1919 में, जो कि बॉम्बे की एक कॉटन टेक्सटाइल मिल के अंदर होती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इकोनॉमिक हार्डशिप्स एक मेन कारण बने जिसकी वजह से वर्किंग क्लास जो है वो अपने आप को ट्रेड यूनियन की लाइंस के ऊपर ऑर्गेनाइज करेगी। ये तो अपन ने नेगेटिव पॉइंट देखा। अब पॉजिटिव पॉइंट की बात करते हैं। पॉजिटिव पॉइंट ये है स्टूडेंट्स की पोस्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर लीडरशिप बदल रही है। क्यों? क्योंकि नेशनल मूवमेंट को डोमिनेट करने आ रहे हैं महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी जो हैं वो मासेस को जोड़ के रखने में बिलीव करते हैं। एज अ रिजल्ट महात्मा गांधी हर तबके के इंसान को मास मूवमेंट से जोड़ना चाहते थे, जिसके अंदर वो पेजेंट्स के दुख जो हैं और वर्किंग क्लास के जो दुख हैं उनसे एम्पथाइज करते थे और उनकी मदद करने की कोशिश करते थे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे जब महात्मा गांधी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाते हैं 1920 के अंदर, तो हम देखते हैं जो हमारी वर्किंग क्लास है वो भारी तादाद में महात्मा गांधी के पीछे आती है और इंटर्न महात्मा गांधी उनको बहुत सारे कंसेशंस भी दिलवाते हैं।
तो एक कारण जो ट्रेड यूनियन मूवमेंट के राइज करने का रहा, दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग लिटरली टू द चेंज इन लीडरशिप wherein a mass and class leader is appearing in the freedom struggle of our country in the name of Mahatma Gandhi, who is now giving more power to this working class, who are then organizing themselves into trade unions. इसके अलावा स्टूडेंट्स रशियन मूवमेंट, रशियन रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट तो लगभग हर स्फीयर पे है हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के। इसकी वजह से रेवोल्यूशनरीज भी इंस्पायर्ड हैं, गांधी भी इंस्पायर्ड है, कम्युनिस्ट मूवमेंट भी इंस्पायर्ड है। और यहाँ हम देखते हैं स्टूडेंट्स, अगर हम रशियन रेवोल्यूशन की बात करें तो कम्युनिस्ट की जीत होना, लेफ्ट की जीत होने का मतलब होता है गरीब प्रोलिटेरियत की जीत हो जाना बुर्जुआ को हरा के। यानी कि हमने इंपीरियलिज्म, हमने मोनार्की हराई थी टेक्निकली रशिया में, तो यहाँ पे जो वर्किंग क्लास है वो उसको इस वे में ले रही है कि जो हमारे ऊपर ऑपरेशन कर रहे हैं पैसे वाले लोग, हम भी उनको एक टाइम हरा देंगे। तो यहाँ पे रशियन रेवोल्यूशन का भी एक बड़ा इंस्पिरेशन रहा। और ये इकोनॉमिक डिक्लाइन, चेंज इन लीडरशिप और रशियन रेवोल्यूशन तीन बड़े इन्फ्लुएंस बन के आते हैं जो कि पोस्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ट्रेड यूनियंस बनाने में उनकी इमरजेंस में मदद करते हैं। एक स्ट्राइक तो स्टूडेंट्स इकोनॉमिक हार्डशिप्स की वजह से हम देख चुके हैं, 1919 में बॉम्बे की एक कॉटन टेक्सटाइल मिल में हुई। इसके अलावा 1920 के अंदर हम एक दूसरी स्ट्राइक देखते हैं जो कि वेज और बोनस के लिए लड़ी जा रही है। ये जो स्ट्राइक है स्टूडेंट्स, आप देखेंगे जो लोग इसके अंदर लड़ रहे हैं बेसिकली उनके लिए आप देखेंगे अभी तक उन्होंने कोई प्रॉपर ट्रेड यूनियन फॉर्म नहीं करी है। इसके बावजूद आप देखेंगे इनके अंदर कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइजेशन आने लगी है और ये ऑर्गेनाइजेशन का गिफ्ट इन्हें कैसे मिल रहा है, ये सारे इन्फ्लुएंसेस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने देखा अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो आ चुका है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में जो हम देख रहे हैं मेजर चेंज क्या हो रहा है, अब हमारे पास ऑर्गेनाइज ट्रेड यूनियंस आ रही हैं जिनको नेशनलिस्ट मूवमेंट के साथ जोड़ा जा रहा है। एंड ऑन द अदर हैंड जो हमारे पास लेफ्ट मूवमेंट्स का राइज हुआ है वो भी इन ट्रेड यूनियंस की मदद कर रहे हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स हमारे देश के अंदर पहली प्रॉपर जो लेबर यूनियन बनती है वो अप्रैल 1918 में बनती है। इसका नाम है मद्रास लेबर यूनियन। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे इस यूनियन को बनाने का श्रेय एनी बेसेंट के एसोसिएट बीपी वाडिया को जाता है जो कि एक नेशनलिस्ट लीडर थे। अगर हम इस पहली ट्रेड यूनियन की बात करें तो ये क्या काम कर रही थी, मेनली आप देखेंगे कार्नेटिक और बकिंगम मिल्स जो है मद्रास के अंदर उनके लेबर जो है उनको ऑर्गेनाइज कर रही थी और उनको आगे ले जाने की कोशिश कर रही थी ये मद्रास लेबर यूनियन। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास में एक के बाद एक करके बहुत सारी लेबर यूनियंस बनने लगती हैं, ट्रेड यूनियंस बनने लगती हैं। इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास एक है 1920 की मजूर महाजन जिसको हम अहमदाबाद लेबर एसोसिएशन या अहमदाबाद ट्रेड यूनियन भी कहते हैं। इसकी स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि भाई हमारे पास में 1918 के अंदर एक मिल स्ट्राइक होती है, दैट इज अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ये भाई किसके अंडर ऑर्गेनाइज हुई थी, ये ऑर्गेनाइज हुई थी महात्मा गांधी के अंडर, जहां पर हम देखते हैं कि भाई अहमदाबाद की जो हमारे पास टेक्सटाइल मिल है यहाँ के जो वर्कर्स हैं वो अपनी वेज इंक्रीज के लिए लड़ाई कर रहे हैं। एज अ रिजल्ट महात्मा गांधी आते हैं, इंटरवीन करते हैं और इंटरवीन करके जो है इनकी वेज को 35% का इंक्रीज दिलवा देते हैं। यहीं पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे महात्मा गांधी एक इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले करते हैं और वो यहाँ पर एक ट्रेड यूनियन बनवाते हैं, दैट इज अवर मजूर महाजन या फिर अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। तो इसको किसने बनाया है, इस एसोसिएशन को बनाया है महात्मा गांधी ने। इसके बाद स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि जो हमारे पास दूसरा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आ रहा है दैट इज अगेन फ्रॉम 1920 और इस लेबर एसोसिएशन का नाम है जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन। इस एसोसिएशन की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके साथ एसोसिएटेड है वो ये है कि 1925 के अंदर हम देखते हैं एक पॉपुलर कांग्रेस के लीडर हैं जो कि यूरोपियन है, CF एंड्रयूज, वो इसके प्रेसिडेंट बनते हैं। तो जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या एसोसिएटेड है कि भाई हमारे पास यहाँ पर एक यूरोपियन प्रेसिडेंट है जिनका नाम है CF एंड्रयूज। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने अर्ली 3 मेजर ट्रेड यूनियंस देखी और ये देखा कि भाई ये किन किन एरियाज के अंदर काम कर रही थी।
फिर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि 1920 आते आते इन तीन मेजर यूनियंस के अलावा ऑल ओवर इंडिया के अंदर बहुत सारी यूनियंस बन रही हैं। ठीक है, छोटे छोटे रीजनल एरियाज के अंदर ट्रेड यूनियंस जो हैं वो डेवलप हो रही हैं। अब इस टाइम पे हमारी जो नेशनल लेवल की लीडरशिप है, उनको ये एहसास होने लगा कि क्यों ना हम कोई ऑल इंडिया लेवल की ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन बनाए, जो कि इन सारे रीजनल यूनियंस के बिहाफ पर बात कर सके, इनके बिहाफ पर कुछ डिसीजंस ले सके। इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कशन किया था, 1920 में फाइनली बनती है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जो कि ये जो हमारा ट्रेड यूनियन मूवमेंट है इसको ऑल इंडिया लेवल पर लेकर आ जाती है। इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स आप देखेंगे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की फॉर्मेशन में कई लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान दिया। हमारे पास में यहाँ पर कौन कौन है, हमारे पास हैं बाल गंगाधर तिलक, एनएम जोशी, जिनके लिए मैंने आपको बताया था इन्होंने सोशल सर्विस लीग बनाई थी पहले, जब हमारे पास में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले की जो हमारे पास लेबर मूवमेंट्स चल रहे हैं उस टाइम पे इन्होंने सोशल सर्विस लीग बनाई थी। और यहाँ मैंने आपको बताया था कि ये AITUC जो है इसके अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट योगदान देंगे। तो तिलक हो गए, एनएम जोशी हो गए, बीपी वाडिया हो गए। बीपी वाडिया कौन है? एनी बेसेंट के राइट हैंड थे ये, जिन्होंने पहली ट्रेड यूनियन, प्रॉपर ट्रेड यूनियन बनाई है, दैट इज अवर मद्रास ट्रेड यूनियन। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास देवान चमनलाल है और लाला लाजपत राय है, और इनके अलावा हमारे पास है जोसेफ बैप्टिस्टा। ये सारे लोग कौन है? ये दीज आर द की पीपल हु हैव हेल्प्ड इन ऑर्गेनाइजिंग द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जो कि बाकी जितनी भी ट्रेड यूनियंस ऑल ओवर इंडिया है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बैठाएंगी और ये एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन की तरह आगे आती है। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि मैम अगर 1914 के बाद से ट्रेड यूनियंस बनने शुरू हो गई हैं और इतनी सारी रीजनल यूनियंस आ रही हैं, तो 1920 तक हमने क्यों वेट किया ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को बनाने का? बेसिकली स्टूडेंट्स इसके पीछे कई फैक्टर्स रहे। आप देखेंगे धीरे धीरे करके ट्रेड मूवमेंट जो है वो ग्रो कर रहा है, ट्रेड यूनियन का जो मूवमेंट है वो ग्रो कर रहा है। इसके अलावा हमारे पास एक इंटरनेशनल इवेंट होता है जो भी एड करता है कि इंडिया के अंदर ऑल इंडिया लेवल के ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन आए। ऐसा ये जो इंटरनेशनल मूवमेंट है स्टूडेंट्स, सॉरी इंटरनेशनल इवेंट है जो कि इन्फ्लुएंस कर रहा है AITUC के फॉर्मेशन को, ये है 1919 के ईयर में द फॉर्मेशन ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। आप देखेंगे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये 1919 के अंदर बनती है, और इस टाइम पर हम देखते हैं कि जो हमारी इंडियन लीडरशिप है, खास करके जो लेबर मूवमेंट्स के साथ एसोसिएटेड है, वो ये महसूस करने लगते हैं कि हमारे पास ऑल ओवर इंडिया जो इतनी सारी छोटी छोटी ट्रेड यूनियंस है, क्यों ना इनको यूनाइट किया जाए और इनके बिहाफ पर एक ऑल इंडिया लेवल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए जो इनको इंटरनेशनल लेवल पर यानी कि ILO के अंदर रिप्रेजेंट करेगी। दैट इज वाई स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि यहां पर हमें क्या फीलिंग आई कि एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए ट्रेड यूनियन की, जो बाकी सारे रीजनल ट्रेड यूनियंस को और इंडियन लेबर को जो है ILO के अंदर रिप्रेजेंट करेगी। So one of the major reasons why in 1920 AITUC sprang up was because of the formation of ILO in 1990। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप देखेंगे अब तो AITUC बन चुकी है। अब जब AITUC बन चुकी है, ऑल इंडिया लेवल के ऊपर हमारे पास ट्रेड यूनियन को सपोर्ट करने के लिए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन आ गई है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में वर्किंग क्लास मूवमेंट जो है वो बहुत ही अच्छी पेस के अंदर पहुंच जाता है। यहां पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे हमारे पास में लाला लाजपत राय जो हैं वो AITUC के पहले प्रेसिडेंट बनते हैं, जॉन बैप्टिस्टा जो हैं इसके वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं, और सेक्रेटरी कौन बनते हैं? देवान चमनलाल। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि हमारे पास में AITUC में कांग्रेस की तरफ से जो मेजर लीडर्स और बैठे हैं, दीज इंक्लूड मोतीलाल नेहरू एंड विट्ठल भाई पटेल। AITUC की फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसके अंदर भी लेफ्ट मूवमेंट से इंस्पिरेशन आ चुकी है और सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के अंदर काफी सारे लीडर्स बिलीव करने लगे हैं, वो AITUC को अपना कंप्लीट सपोर्ट देते हैं। हाउएवर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक पर्टिकुलर फैक्ट मैंने आपके लिए अलग से निकाल कर रखा है, इसको हम इम्पॉर्टेंट अनोमली स्टेटमेंट मानेंगे, और वो ये है कि गांधी जी के द्वारा अहमदाबाद में जो टेक्सटाइल लेबर यूनियन बनाई गई थी वो AITUC के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं कराती है, इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करती है।
तो मान लीजिए अगर आपके पास वर्किंग क्लास मूवमेंट में से कोई प्रीलिम स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है, उनमें एआईटीयूसी के ऊपर लेट्स से आपके ऊपर क्वेश्चन आ रहा है कि भाई कौन सी ईयर में बनी है, कौन इसका प्रेसिडेंट था, कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे। उसी के साथ आपके पास ये अनॉमली स्टेटमेंट भी आ सकता है कि कौन सी ऐसी लेबर यूनियन थी जिसने एआईटीयूसी को ज्वाइन नहीं किया। उसमें ऐसे तो काफी सारी होंगी, लेकिन जो स्टैंड आउट करती है वो ये महात्मा गांधी वाली है, जो इन्होंने अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के बाद बनवाई थी। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि गवर्नमेंट जो है 1920 के अंदर ये जो एआईटीयूसी का फॉर्मेशन हो रहा है और उसके साथ वर्किंग क्लास मूवमेंट को जो पुश मिल रहा है, इसको देख के गवर्नमेंट जो है वो भी काफी खुश होती है और एक बार को कहती है अच्छा हम भी भाई वर्किंग क्लास के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करेंगे, ये लीजिए हम आपके लिए एक एक्ट बनाकर देते हैं। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स क्या होता है, 1926 के अंदर गवर्नमेंट एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ एक एक्ट लागू करती है जिसे हम कहते हैं ट्रेड यूनियन एक्ट। ये जो ट्रेड यूनियन एक्ट है स्टूडेंट्स, ये ट्रेड यूनियंस को लीगल एसोसिएशंस की मान्यता दे देती है। इसके अलावा ये कुछ कंडीशंस ले डाउन करती है जिनसे कि ट्रेड यूनियंस का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा और उनके अंदर काम के रेगुलेशंस कैसे लगाए जाएंगे, इनके ऊपर जो कंडीशंस लगेंगी वो आपकी ट्रेड यूनियन एक्ट के प्रोविजंस के तहत आती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि ट्रेड यूनियन एक्ट जो है वो इम्यूनिटी देती है ट्रेड यूनियंस को, और यहां पर हम देखते हैं सिविल और क्रिमिनल एक्टिविटीज जो हैं इनके तहत कोई गलत आरोप ना लगा दिया जाए इन ट्रेड यूनियंस के ऊपर, इसलिए इनको ये इम्यूनिटी मिलती है और इनको प्रोसिक्यूशन से बचाया जाता है अगर ये लेजिटिमेट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। हाउएवर स्टूडेंट्स, इनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं एज अ पार्ट ऑफ द ट्रेड यूनियन एक्ट। अब यहां पर मैंने आपको जो हेडिंग दी है वो है गवर्नमेंट्स चेंजिंग एटीट्यूड। चेंजिंग एटीट्यूड में स्टूडेंट्स अगर हम 1926 की बात करें तो अभी तक गवर्नमेंट का एटीट्यूड कैसा है, अभी तक इनका एटीट्यूड पॉजिटिव है टुवर्ड्स द फॉर्मेशंस ऑफ ट्रेड यूनियंस। हाउएवर अब क्या होगा, आप देखेंगे कि 1926 के बाद खास करके जब ट्रेड यूनियंस को लीगल एसोसिएशंस की तरह रिकॉग्नाइज कर लिया गया है, बहुत सारी ट्रेड यूनियंस बनने लग जाएंगी और अपने राइट्स के लिए स्ट्राइक्स करने लगेंगी। इसी बीच में स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि हमारे पास कुछ कम्युनिस्ट कॉन्स्पिरेसी केसेस आते हैं, जैसे कि मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस एंड कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस। तो ये दोनों क्या है, मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस हुआ एक तो अपने पास में, और दूसरा हुआ कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस। इन दोनों की बात हमने करी थी लास्ट लेक्चर के अंदर जब हम राइज ऑफ लेफ्ट पढ़ रहे थे। ये दोनों क्या है स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम देखते हैं कि जो कम्युनिस्ट लीडर्स हैं वो किसी ना किसी तरह की ट्रेड यूनियन स्ट्राइक्स करवाने की कोशिश कर रहे हैं और कम्युनिस्ट एक्टिविटी जो है उसको कर्ब करने के लिए सरकार क्या करती है, अब इनका एटीट्यूड बदलने लगता है। तो 1926 में जहां ये पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं, ट्रेड यूनियंस को लीगल एसोसिएशन की तरह रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद हम देखते हैं 1926 के बाद कम्युनिस्ट एक्टिविटीज जो हैं इनके अंदर राइज होता है और इन कम्युनिस्ट एक्टिविटीज के तहत हमारे पास कई पॉपुलर कॉन्स्पिरेसी केसेस भी आते हैं। इस वजह से स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है 3 साल के अंदर अंदर इनका ट्रेड यूनियन और वर्किंग क्लास मूवमेंट को लेके माइंडसेट या एटीट्यूड जो है वो बदल जाता है। कैसे बदल जाता है, अब ये क्या करते हैं, बढ़ती हुई कम्युनिस्ट एक्टिविटी को देखते हुए ये इंपीरियलिस्ट्स जो कि डर रहे हैं कि अगर लेफ्ट आइडियोलॉजी इंडिया के पॉलिटिकल लैंडस्केप के अंदर एंटर कर गई, लोगों की आइडियोलॉजी को इम्पैक्ट कर गई, तो शायद ये वायलेंस के थ्रू हमें ओवरथ्रो कर दे। इसीलिए सडनली ये क्या करते हैं, कम्युनिस्ट की एक्टिविटी जो है उसके ऊपर रोकथाम लगाने की कोशिश करते हैं और ट्रेड यूनियन की जो एक्टिविटी है उसको कर्ब करने की कोशिश करते हैं। इस चेंज इन एटीट्यूड की वजह से स्टूडेंट्स आप देखेंगे विद इन 3 years दैट इज इन 1929 ये ट्रेड यूनियन एक्ट के एकदम ऑपोजिट एक्ट पास करते हैं जिसका नाम है ट्रेड्स डिस्प्यूट एक्ट।
ट्रेड्स डिस्प्यूट एक्ट में सबसे पहले तो ये कहते हैं कि भाई अगर कोई भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है तो ये जो ट्रेड यूनियन हर बात पे धरने पे बैठ जाती है, ऐसा नहीं होगा। इंस्टेड इमीडिएटली हम अपॉइंटमेंट्स ऑफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी और कंसल्टेशन बोर्ड्स करेंगे और ये लोग डील करेंगे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से, ना कि ट्रेड यूनियन जो कि अपने हाथ में हर बात को ले लेती है। सबसे मेजर जो इन्होंने प्रोविजन बनाया ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट का स्टूडेंट्स, वो ये था कि इन्होंने स्ट्राइक्स को इलीगल कर दिया, स्पेशली इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज सच एज पोस्ट्स, रेलवेज, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी एसोसिएटेड फैक्ट्रीज। यहाँ पर इन्होंने जो वर्कर्स हैं उनको स्पेसिफिकली ये इंस्ट्रक्शन दिया कि अगर आप स्ट्राइक करने का प्लान कर रहे हो तो आपको हमें 1 महीने पहले नोटिस देना पड़ेगा, जिससे कि पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के अंदर कोई बाधा ना आए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने देखा था कि कम्युनिस्ट कॉन्स्पिरेसी केसेस में भी हम देखते हैं कि ये लोग कहाँ कहाँ पे स्ट्राइक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। रेलवेज के अंदर खास करके स्ट्राइक करने की कोशिश करते थे। अब अगर जब रेलवे में स्ट्राइक हो जाती है तो हम देखते हैं ये साथ के साथ एक पब्लिक यूटिलिटी भी है और रोजमर्रा के काम के अंदर जो है बहुत बाधा आ जाती थी। मोर ओवर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कम्युनिस्ट कॉन्स्पिरेसीज जो हो रही हैं, इनसे इंपीरियलिस्ट हमारे जो कॉलोनियल्स है वो बहुत घबरा गए हैं, इसीलिए ये ऐसे भारी मेजर्स लेके आ रहे हैं जिसमें इन्होंने ट्रेड यूनियन की जो स्ट्राइक्स हैं उनके ऊपर एक बैन लगा दिया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे इन्होंने ट्रेड यूनियन एक्टिविटी जो है, जो कि कंप्लीटली पॉलिटिकल नेचर की है या फिर कोअर्सिव है। कोअर्सिव का मतलब क्या हो गया कि हम कुछ इस तरह से धरना देकर बैठे हैं कि हमने वायलेंस तो नहीं करी, लेकिन एक तरह से जो फैक्ट्री ओनर, मिल ओनर हो गए, उनका गला पकड़ लिया है कि भाई या तो हमें रिफॉर्म्स दो वरना जो है हम काम ही नहीं करेंगे। तो इस टाइप की जो ट्रेड यूनियन एक्टिविटी है इसके ऊपर इन्होंने एक कंप्लीट बैन लगा दिया। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि 1926 से 1929 के बीच में गवर्नमेंट का एटीट्यूड कितना ज्यादा बदल गया है। जहां एक तरफ ये बहुत पॉजिटिव थे, यहाँ आते आते ये नेगेटिव हो गए। और ये जो रास्ता इन्होंने तय किया है अपने एटीट्यूड को चेंज करने का, इसका कारण रहा है राइजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ कम्युनिस्ट्स इन इंडिया। सो एज अ रिजल्ट ये ट्रेड्स डिस्प्यूट एक्ट भी लगाते हैं 1929 में, और उसके अलावा कम्युनिस्ट एक्टिविटी जो है इसको कम करने के लिए, इसको कर्ब करने के लिए एक और बिल पास करने की कोशिश करते हैं, दैट इज पब्लिक सेफ्टी बिल, जो कि 1928 में इंट्रोड्यूस होता है। हाउएवर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इस टाइम पर हमारे पास काउंसिल्स में कौन बैठे हैं, स्वराजिस्ट्स बैठे हैं, और वो इसके डिस्कशन को बीट कर देते हैं। एम क्या था पब्लिक सेफ्टी बिल का कि जो भी कम्युनिस्ट खास करके सोवियत यूनियन से इंडिया की तरफ आ रहे हैं लोगों का ब्रेन वॉश करने, उनको डिपोर्ट कर दो, भगा दो उनको। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि आईएनसी और उसके अलावा स्वराजिस्ट खास करके जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में बैठे हैं वो इस बिल को बहुत ही बखूबी अपोज करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि हमने गवर्नमेंट का चेंजिंग एटीट्यूड देख लिया। ओके, एक काम करते हैं, इस स्लाइड से पहले एक बार फिर से क्विक रिकैप लेते हैं। हमारे पास में ये अपना मान लो शीट है, ये अपन ने एक बनाई बीच की दीवार। बीच की दीवार जो है इस इवेंट को अपन कह रहे हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब हम क्या कर रहे हैं, इस तरफ पहले का नेचर देख रहे हैं वर्किंग क्लास मूवमेंट का, और इस तरफ आगे का नेचर देख रहे हैं। अगर हम पहले की बात करें स्टूडेंट्स, तो हमने इस लेक्चर के तहत सबसे पहला क्वेश्चन जो अपने आप से पूछा वो ये था कि क्या सरकार ने कभी भी जो लेबर है उनके काम को लेके कोई रूल्स या रेगुलेशंस लगाने की कोशिश करी, उनके हित में क्या कभी उन्होंने कोई एक्ट पास करी। इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स हमने कुछ फैक्ट्री एक्ट्स के बारे में पढ़ा, जैसे कि 1881, 1891, 1911 और इसका अमेंडमेंट इन 1922। यहां पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे इन दोनों एक्ट्स में क्या प्रॉब्लम है, ये सिर्फ चाइल्ड लेबर और विमेन में डील कर रही हैं। अब बात ये बनती है कि चाइल्ड और विमेन, चिल्ड्रन और विमेन काम ही कितना करते हैं, वो एक माइन्यूट पार्टिसिपेशन हो गई वर्कफोर्स में, जबकि मेजॉरिटी ऑफ द लेबर्स आर अडल्ट मेल लेबरर्स। और यहाँ पे इन दोनों एक्ट्स में उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया।
फिर हम देखते हैं 1911 और 1922 की एक्ट में, ऑल दो हमने मेल अडल्ट लेबर के ऊपर फोकस किया, उनके वर्किंग आवर्स को कम करने की कोशिश करी, लेकिन इसके बावजूद हमने उनकी वर्किंग कंडीशंस, उनके पेमेंट को लेके कि भाई उनको कभी अप्रेजल मिलेगा या नहीं, ये सारी चीजें जो हैं इनके ऊपर ध्यान नहीं दी। इसके बाद में स्टूडेंट्स हमने देखा कि भाई इंडिया के अंदर 19th सेंचुरी, मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी यानी कि 1850s के बाद से इंडस्ट्रीज की ग्रोथ कैसे होती है। इसके तहत स्टूडेंट्स हमने देखा कि हमारे पास कैसी कैसी इंडस्ट्रीज हैं। हमारे पास टी और कॉफी के प्लांटेशंस हैं। इसके अलावा हमारे पास में क्या है, रेलवेज है। रेलवेज से एसोसिएटेड हमारे पास कोल की इंडस्ट्री है, और इसके अलावा हमारे पास टेक्सटाइल एसोसिएटेड इंडस्ट्री है, जैसे कि कॉटन एंड जूट। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स मैंने आपको समझाया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले जो हमारा लेबर क्लास मूवमेंट था, ये काफी ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड था। अनऑर्गेनाइज्ड इसलिए था क्योंकि हम देखते हैं जो भी स्ट्राइक्स हो रहे हैं या जो भी रिबेलियंस हो रहे हैं, ये लोग अपने ही लेवल पर कर रहे हैं, लेबर अपने ही लेवल पर कर रही है। 5-10 लोग इकट्ठे हो गए, काम करने से मना कर दिया, या हायर साइड पे मान लो अपने प्लांटेशन ओनर का मर्डर कर दिया, एटसेट्रा। तो ये अनऑर्गेनाइज थे और इनके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें नहीं मिलते थे। और इसके अंदर क्या प्रॉब्लम चल रही थी, देयर वाज अ लैक ऑफ लीडरशिप ऑल टुगेदर। हाउएवर स्टूडेंट्स, इसके बावजूद आप देखेंगे कि हमारे पास बंगाल के अंदर और बॉम्बे के अंदर कुछ अर्ली लेबर लीडर्स आते हैं जो कि इस वर्किंग क्लास मूवमेंट को आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। फॉर इंस्टेंस, इन बंगाल वी हैव शशिपदा बैनर्जी, इन बॉम्बे वी हैव एनएम लोखंडे, वी हैव एनएम जोशी, जो कि धीरे धीरे ये लेबर मूवमेंट जो है इसमें से ट्रेड यूनियंस का प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन करने लगते हैं। बंगाल में अपने पास ब्रह्मो समाज भी है जो कि इन लोग को ऑर्गेनाइज करने लगता है और इनके राइट्स को लोगों के सामने रखते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स मैंने आपको बोला कि भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या है, हमारे पास में ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड यूनियन एक्टिविटी आ गई। और फिर मैंने आपको बोला कि आपके माइंड में जो क्वेश्चन आना चाहिए वो ये है कि भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आसपास ऐसा क्या हुआ कि इससे पहले हमारा जो मूवमेंट है वो अनऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन यहां पर आते आते ऑर्गेनाइज हो गया। इसके स्टूडेंट्स हमने कई रीजंस ट्रेस किए, जिसमें कुछ इजी रीजंस अगर हम देखें तो एक तो हमारे पास इकोनॉमिक हार्डशिप आ रही है। इकोनॉमिक हार्डशिप की वजह से जो वर्किंग क्लास है वो बहुत प्रताड़ित है, इनको ठीक से पैसे नहीं मिल रहे, उसके अलावा इनकी वर्किंग आवर्स बहुत लंबे हैं, और इस वजह से हम देखते हैं कि ये अपने आप को प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ढालने लगते हैं जिससे कि ये सरकार के खिलाफ लड़ सकें। मोर ओवर स्टूडेंट्स, इस कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं अब की बार फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम के अंदर जो एक और चेंज आया है वो ये है कि अब इनको नेशनल प्लस लेफ्ट के जो लीडर्स हो गए इनका बहुत ज्यादा साथ मिल रहा है। और आप सोचें कि आप एक नॉर्मल किसी मिल में फैक्ट्री वर्कर हैं, आप लोगों ने 10-15 लोगों ने मिलकर एक छोटी सी ट्रेड यूनियन बनाई, ठीक है, और एक दिन आपके पीछे आके महात्मा गांधी खड़े हो जाते हैं कि मैं आपके राइट्स आपको दिलाऊंगा। तो टोटली स्टूडेंट्स वो जो मूवमेंट है वो नेक्स्ट लेवल के ऊपर चला गया। और इसी वजह से अगर हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले और उसके बाद की एक्टिविटीज देखें तो ऑर्गेनाइजेशन का लेवल ही अलग है, क्योंकि यहाँ पे अब इनके सर पे हाथ है नेशनल लीडर्स का और लेफ्ट मूवमेंट के लीडर्स का, और इस वजह से जो है इन लोगों को बहुत ज्यादा अचीवमेंट्स मिलते हैं। नेशनल लीडर्स की बात करें तो महात्मा गांधी जो है उन्होंने अपने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में ये जो वर्किंग क्लास है स्टूडेंट्स इसका बहुत साथ दिया, और इसके तहत इन्होंने इनकी मदद करने की कोशिश करी। इसके अलावा हम देखते हैं हमारे पास कुछ ग्लोबल इवेंट्स भी हैं जो कि वर्किंग क्लास मूवमेंट को और जो हमारी लेबर क्लास है उसको काफी इंस्पायर कर रहे हैं। और इसमें एक एग्जांपल हमने लिया था रशियन रेवोल्यूशन का, जो कि 1917 में हुआ था, जिसमें रशिया के लोगों ने मिलकर मोनार्की को खत्म कर दिया और पीपल्स रूल को इस्टेब्लिश कर दिया। इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स हमने देखा कि 1918 से जो है ट्रेड यूनियंस बनने लगी प्रॉपर, और हमने देखा था पहली ट्रेड यूनियन कौन सी थी, मद्रास ट्रेड यूनियन बीपी वाडिया के अंदर बनी थी।
यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट आया वो 1920 के अंदर आया। कैसे? 1920 के अंदर हम देखते हैं कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि देश भर के अंदर छोटे छोटे जो ट्रेड यूनियंस बने हैं उनके बिहाफ पे एक ऑल इंडिया लेवल ऑर्गेनाइजेशन की तरह आई। बाकी सारे ट्रेड यूनियंस ने बतौर मेंबर की तरह इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करी, और एआईटीयूसी सारे जो इंडिया के ट्रेड यूनियंस हैं उनको इंटरनेशनल लेवल पर आईएलओ यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके सामने रिप्रेजेंट करने का काम करती है। इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स हमने अभी तक जितना पढ़ा है उसका ये हो गया क्विक रिकैप। अब आप देखेंगे स्टूडेंट्स एआईटीयूसी के फॉर्मेशन के बाद कुछ समय बाद हम देखते हैं कि इसकी जो लीडरशिप है उसके अंदर झगड़े होने लगते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स हमने देखा 1920 से हमारे पास में कम्युनिज्म जो है इसका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, और इस कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास सीपीआई भी बनी है। उसके अलावा एआईटीयूसी की अगर हम बात करें तो एआईटीयूसी के अंदर कम्युनिस्ट लीडर्स भी बैठे हैं, और उसके अलावा हम देखते हैं आईएनसी के भी बहुत सारे लीडर्स बैठे हैं। कम्युनिस्ट की आइडियोलॉजी थोड़ी रेडिकल थी, जबकि आईएनसी लीडर्स जो हैं ये एक मिडिल रास्ता सोशलिस्ट आइडियोलॉजी जो है उसके तहत आगे चलना चाहते थे। और इस वजह से हम देखते हैं कि एआईटीयूसी के अंदर कम्युनिस्ट्स जो हैं उनकी बाकी लीडर्स से आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से लड़ाई हो जाती है। यहां पर हम देखते हैं जब इन्फ्लुएंस बढ़ता है कम्युनिस्ट्स का बहुत ज्यादा, खास करके एआईटीयूसी में, तो हम देखते हैं इसकी वजह से इन कम्युनिस्ट और बाकी लीडर्स में लड़ाई होती है, एंड एज अ रिजल्ट एआईटीयूसी जो है वो स्प्लिट हो जाती है। एक कारण अगर मैं आपको बताऊं कि भाई कम्युनिस्ट का इन्फ्लुएंस कैसे बढ़ रहा है या फिर ये क्या एब्सर्ड डिमांड्स कर रहे हैं, तो ये एआईटीयूसी को ये कहते हैं कि भाई आईएलओ जो है इसके अंदर तो बहुत सारी इंपीरियलिस्ट कंट्रीज का भी रिप्रेजेंटेशन है, राइट विंग कंट्रीज का भी रिप्रेजेंटेशन है, इसलिए इंडिया को इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है इससे विड्रॉ कर लेना चाहिए। अब यहाँ पे एआईटीयूसी के बाकी लीडर्स कह रहे हैं कि अरे भाई आप ये क्या बोल रहे हो, हमारे को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंटेशन तो रखनी ही पड़ेगी। तो इस वजह से हम देखते हैं कम्युनिस्ट एक तरफ अलग बात कर रहे हैं, बाकी लीडर्स एक तरफ अलग बात कर रहे हैं, और इसलिए आ जाता है स्प्लिट। इस स्प्लिट के तहत स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जो हमारे पास मॉडरेट लीडर्स हैं जिन्होंने अर्ली रिफॉर्म्स शुरू किए थे वर्किंग क्लास के तहत, जैसे कि एनएम जोशी, देवान चमनलाल हु आर बेसिकली द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ एआईटीयूसी। इसके अलावा हमारे पास वीवी गिरी हैं और बी शिवाराव हैं। ये जो चारों लोग हैं स्टूडेंट्स ये क्या करते हैं, ये एआईटीयूसी को छोड़ देते हैं और इसकी जगह अपनी खुद की एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसका नाम है इंडियन फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस, और ये जो है 1931 में बनती है। इसका शॉर्ट है आईएफटीयू। तो अब हमारे पास कितने ऑर्गेनाइजेशन हो गई स्टूडेंट्स ऑल इंडिया लेवल पर? एक तो अपने पास हो गई एआईटीयूसी, और एआईटीयूसी से टूट चुके हैं एनएम जोशी, देवान चमनलाल, और उन्होंने इंस्टेड क्या बना ली है, इन्होंने बना ली है आईएफटीयू। ये जो स्प्लिट है ये कौन सी ईयर में हो रहा है? ये स्प्लिट 1931 में हो रहा है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि एक तरफ तो कम्युनिस्ट और मॉडरेट लीडर्स में लड़ाई हो रही है, दूसरी तरफ आप देखेंगे कम्युनिस्ट जो हैं इनकी नेशनलिस्ट लीडर्स जो एआईटीयूसी में बैठे हैं इनसे भी झगड़ा होने लगता है। नेशनलिस्ट लीडर्स जो हैं वो महात्मा गांधी के कंप्लीट सपोर्टर्स थे, जबकि कम्युनिस्ट जो हैं वो महात्मा गांधी को बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करते थे। यहां पर आप देखेंगे महात्मा गांधी जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने जाते हैं तो उस टाइम पर ये जो कम्युनिस्ट जो कि एआईटीयूसी की लीडरशिप संभाल कर बैठे हैं ये इस मूव को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं ऑल टुगेदर, और यहाँ पर इस मूव से चिढ़ के ये जो कम्युनिस्ट एआईटीयूसी में बैठे थे ये खुद उठ के चले जाते हैं और ये कहते हैं कि भाई हम अपनी खुद की ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, और इसका नाम ये रखते हैं रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, दैट इज आरटीयूसी। तो अब अपने पास 1931 के अंदर क्या हो गया है, पहले अपने पास थी एआईटीयूसी। एआईटीयूसी की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमारे पास कौन सी लीडरशिप बैठी है, इसमें अपने पास कम्युनिस्ट बैठे हैं।
कम्युनिस्ट के अलावा अपने पास जो अर्ली मॉडरेट लीडर्स हैं जिन्होंने एक तरह से एआईटीयूसी बनाई है, जैसे कि देवान चमनलाल, एनएम जोशी, ये सब बैठे हैं। और उसके अलावा हमारे पास नेशनलिस्ट लीडर्स बैठे हैं जो कि खास करके ऑलरेडी आईएनसी के मेंबर्स हैं। अब 1931 के अंदर कम्युनिस्ट जो हैं इनकी इनसे भी लड़ाई हो जाती है और इनकी इनसे भी लड़ाई हो जाती है। जब कम्युनिस्ट और अर्ली मॉडरेट्स की लड़ाई होती है तो हम देखते हैं अर्ली मॉडरेट्स एआईटीयूसी छोड़ देते हैं और इसकी जगह बनाते हैं आईएफटीयू। नेशनलिस्ट और कम्युनिस्ट में किस बात के ऊपर लड़ाई हो रही है? गांधी को लेकर लड़ाई हो रही है कि गांधी सेकेंड राउंड टेबल कांग्रेस में कॉन्फ्रेंस में कैसे जा रहे हैं, और इस वजह से कम्युनिस्ट जो है वो गुस्सा हो जाते हैं। अब हमारे पास एआईटीयूसी में तो रह गए सिर्फ नेशनलिस्ट लीडर, और कम्युनिस्ट इंस्टेड इसको छोड़ के बना लेते हैं रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो टोटल 1931 में अपने पास क्या क्या है? एआईटीयूसी है जिसमें कौन बैठे हैं? नेशनलिस्ट। आईएफटीयू है जिसमें कौन बैठे हैं? अर्ली मॉडरेट्स। और आरटीयूसी है जिसके अंदर कौन बैठे हैं? कम्युनिस्ट बैठे हैं। और ये सब के सब हमारे पास क्या है? ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अब स्टूडेंट्स क्या होता है, कुछ समय के अंदर विद इन 3-4 ईयर्स हम देखते हैं कि दोबारा से इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस के जो आपस में रिलेशनशिप है वो बदलने लगते हैं। यहां पर हम देखते हैं कि कम्युनिस्ट्स के द्वारा बनाई गई आरटीयूसी जो है वो सडनली एआईटीयूसी के बहुत क्लोज आने लगती है, एंड एज अ रिजल्ट ये दोनों 1935 में फिर से यूनाइट हो जाते हैं। तो 1935 में आरटीयूसी एआईटीयूसी के साथ में फिर से यूनाइट हो जाती है, और इन दोनों की यूनियन के बाद जो एक नाम रखा जाता है वो है एआईटीयूसी। यानी कि अब हमारे पास रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस नहीं है, 1935 में ये एआईटीयूसी में फिर से मर्ज हो गई। मोर ओवर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि जो हमारे पास में अर्ली मॉडरेट्स की ऑर्गेनाइजेशन बैठी है, कौन सी? आईएफटीयू, इसके साथ अफिनिटी बनाने लगती हैं वो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस जिन्होंने पहले एआईटीयूसी से अफिलिएशन नहीं लिया था। तो यहां पर हम देखते हैं हमारे पास कुछ ऐसी रेलवे यूनियंस और अनअफिलिएटेड यूनियंस हैं जो कि एआईटीयूसी का पार्ट नहीं थी, वो जाके किस में मर्ज हो जाती हैं? वो आईएफटीयू की मेंबरशिप ले लेती हैं, और ये सारी ट्रेड यूनियंस मिलकर एक और नई ऑर्गेनाइजेशन बनाती हैं जिसका नाम है नेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन या फिर एनएफटीयू। तो अब स्टूडेंट्स अगर हम 1935 की बात करें तो 1935 में एक तो अपने पास क्या बैठी है? एआईटीयूसी बैठी है जिसमें हमने आरटीयूसी को मर्ज कर लिया है। दूसरी स्टूडेंट्स अपने पास बैठी थी आईएफटीयू जिसके अंदर ऐड हो गई अदर रीजनल यूनियंस जो कि एआईटीयूसी में पहले से पार्ट नहीं ले रही थी, और यहां पर हम देखते हैं कि आईएफटीयू का नाम बदल के क्या हो जाता है? एनएफटीयू हो जाता है। और इस कॉन्टेक्स्ट में 1935 में अपने पास एआईटीयूसी बैठी है और एनएफटीयू बैठी है। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 5 साल में इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के भी रिश्ते फिर से बदलते हैं। कैसे? हम देखते हैं एनएफटीयू जो है इनकी एआईटीयूसी से फिर से क्लोजनेस हो जाती है, एंड एज अ रिजल्ट ये दोनों जो हैं वापस में साथ में मर्ज हो जाती हैं। और इसमें हम देखते हैं एनएम जोशी जो हैं एनएफटीयू ऑर्गेनाइजेशन के, वो इन दोनों मर्ज ऑर्गेनाइजेशन के मिलकर बनते हैं जनरल सेक्रेटरी। तो यहां पे स्टूडेंट्स हमने 2 डेकेड्स प्रॉपरली देखे कि 1920 से 40 तक कैसे एआईटीयूसी बनने के बाद इनका कम्युनिस्ट्स का और नेशनलिस्ट लीडर्स का जो कम्युनिकेशन है, इंटरैक्शन है, वो कैसे चल रहा है। इसके तहत हमने बीच बीच में ही रिकैप ले लिया कि कैसे एक एक करके इनके बीच में 1931 में स्प्लिट हो रहा है। फिर हम देखते हैं 1935 में कुछ रियूनियंस हो रहे हैं, और फाइनली 1940 में हम देखते हैं जहां हमने 1920 से स्टार्ट किया था उस सेम लेवल पर हम आके दोबारा खड़े हो गए हैं, जहां पे सारी ट्रेड यूनियंस फिर से यूनाइट हो जाती हैं ऑल टुगेदर अंडर एआईटीयूसी, और दोबारा इसके जनरल सेक्रेटरी बनते हैं एनएम जोशी। तो ये स्टूडेंट्स हमारा वर्किंग क्लास मूवमेंट का बहुत ही इन डेप्थ डिस्कशन रहा। इस कॉन्टेक्स्ट में हमने मेजर इंडस्ट्रीज भी पढ़ ली, अर्ली ट्रेड यूनियंस भी पढ़ ली, और एआईटीयूसी किस तरह से काम कर रही है, कौन लीडर्स हैं इसके अंदर, और कैसे ये अलग अलग पार्टीज के अंदर टूटी है बीच में, इसका डिस्कशन हमने कंप्लीट कर लिया।
तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा वर्किंग क्लास मूवमेंट का डिस्कशन कंप्लीट होता है. आई होप यू वर एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक्स thoroughly. Students, if you enjoy studying with me, don't forget to like this particular video. Also, don't forget to subscribe to our YouTube channel and press the bell icon so that you can be notified whenever a new video is coming up. Thank you so much again.